हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। हमारी पीवाई की सीरीज चल रही थी, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, उसमें 3 सब टॉपिक हमने देख लिए थे, ठीक है। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जो बचे हुए सब टॉपिक थे उसके पीवाई क्यू सब हम कंटिन्यू वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो रेडॉक्स रिएक्शंस के कौन कौन से सब टॉपिक हमारे बच गए थे। एक सब टॉपिक है हमारा फर्स्ट सब टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। और फिर सब टॉपिक कौन सा है, टाइट्रेशन। जितनी भी टाइप की टाइट्रेशन होती है, एसिड बेस, रेडॉक्स, आयोडोमेट्रिक, डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, राइट। और क्या होती है यूडोमेट्री का पार्ट भी हम यहीं पर ही कवर करेंगे। चलो सबसे पहले हम बैलेंसिंग देख लेते हैं। बैलेंसिंग के क्वेश्चंस भी आजकल काफी पूछे जा रहे हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि जेईई मेन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये Cr2O7-2 H प्लस Fe+2 Cr+3 Fe+3 ZH2, हमको XYZ निकालना है कोफिशिएंट, तो उसके लिए बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो देखो H प्लस लिख रहा है, मतलब एसिडिक मीडियम में हम बैलेंस कर रहे हैं इसको, राइट। Cr2O7-2 ये चेंज हो रहा है आपका प्लस किसके साथ है, Fe+2 के साथ, और ये आ गया आपका Cr+3 Fe+। सबसे पहले देख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो Cr2O7-2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, सबको सिखाया भी था, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर के हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो क्रोमियम क्या होता है, +6 में है, और यहाँ पर क्रोमियम +3 में है। तो +6 से +3 में जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस है, 6 से 3 कम हो रहा है, 3 का डिफरेंस है एक क्रोमियम के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 क्रोमियम एटम है, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया, 6 का ना, तो n फैक्टर 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्रोमियम का, क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, राइट। लेकिन 2 क्रोमियम है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर n फैक्टर कितना हो गया, 6। ऐसे ही +2 से +3 में जा रहा है आयरन, तो n फैक्टर कितना हो गया, 1, क्योंकि यहाँ पर Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe+2 से +3 में जा रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपना, तो n फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमें बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 6 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, और इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी बैलेंसिंग बहुत आसान हो जाएगी। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से हम बैलेंस कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो क्या कर देंगे, यहाँ 1 था तो इसको 1 ही लिखा रहने देते हैं, Cr2O7-2 प्लस 6 Fe+2, राइट। देखो ये हो गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से कर दिया। अब देखो बैलेंस कर लो। जैसे हमें दिख रहा है क्रोमियम 2 है, तो यहाँ 2 कर दो, Fe6 है तो यहाँ 6 कर दो, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स तो यही बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब हमारा बैलेंस है, ठीक है। अब बैलेंस करो आप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को, या एसिडिक मीडियम में चल रहा है तो पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। देखो 7 O है ना, तो यहां पर हम 7H2 लगा देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं। इधर 7 O था, 7 ऑक्सीजन एटम्स से, उधर भी हमारे 7 ऑक्सीजन एटम्स आ गए, ठीक है। अब बची हमारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम एसिडिक मीडियम में क्या यूज करते हैं, H+ यूज करते हैं। तो ध्यान से देखो उधर कितने हाइड्रोजन है, 7 × 2 टोटल 14 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने क्या किया, 14 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया H+ की फॉर्म में। एसिडिक मीडियम में हम H+ ऐड करते हैं। अब चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि सारे एटम्स तो बैलेंस हो गए, लेकिन ओवरऑल हमारा चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। तो देखो इधर टोटल चार्ज देखो लेफ्ट हैंड साइड में -2 है, इधर कितना है 6 × +2 तो +12, और +14, तो इसका मतलब 24 हो गया प्लस का। इधर देखो राइट हैंड साइड में 2 × 3 +6, और 6 × 3 18, 18 + 6 कितना होता है, 24 होता है ना। मतलब दोनों साइड ओवरऑल चार्ज भी हमारा क्या है, बैलेंस है, राइट। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई।
चलो रिएक्शन बैलेंस हो गई, यही तो हमारा काम था, रिएक्शन बैलेंस कर लो और इससे कंपेयर कर लो, हमें कोफिशिएंट्स पता लग जाएगा। जैसे जो H+ का कोफिशिएंट है ना वो x है, H+ का कोफिशिएंट क्या है हमारा x है, तो इसका मतलब H+ कितना आ गया 14, तो x बराबर आ गया हमारा 14। और y क्या है Cr+3 का कोफिशिएंट, Cr+3 का कोफिशिएंट क्या है 2, तो y बराबर कितना आ गया 2। ऐसे ही Fe+3 का कोफिशिएंट क्या है 6, तो इसका मतलब z बराबर क्या आ गया आपका, सॉरी ये तो 6 पहले से था। वाटर का जो कोफिशिएंट है वो z है, तो वाटर का कोफिशिएंट क्या है आपका 7, तो z क्या आ गया आपका 7। सबका सम कर दो, हमसे क्या पूछा है सम ऑफ x + y + z, तीनों का सम बताना है हमें। तो 14 + 2 16 और 16 + 7 कितना होता है 23। तो जो हमारा फाइनल आंसर है सम आएगा तीनों का वो आ जाएगा 23, है ना, x y z का सम। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा हमारा x + y + z हमने निकाला, तो फाइनल आंसर आ गया 23, राइट। तो 23 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सबको, क्या है 2iO3 - xi - 12H+ और I2। ठीक है, इस रिएक्शन को लिखूं मैं यहां पर आपके लिए। देखो क्या हो रहा है, हमें x निकालना है बस। तो ये है आपका iO3 प्लस I-, ये चेंज हो रहा है I2 में, राइट। वही सेम मेथड से कर लेते हैं इसको भी। क्या करना है, ये +5 स्टेट में है, ये -1 स्टेट में है और ये 0 स्टेट में, ठीक है। वही आपको देखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एन फैक्टर देखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका एन फैक्टर क्या है 5 से 0 में जा रहा है तो एन फैक्टर हो गया 5। ये -1 से 0 में जा रहा है तो एन फैक्टर कितना हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या, iO3 माइनस प्लस 5i- चेंज हो रहा है आपका I2 में, राइट। अब देखो आयोडीन कितनी है इसमें 1 और 5 6 हो गई ना, तो यहाँ पर भी 6 होनी चाहिए, तो मैंने 3 लगा दिया यहाँ पर। आयोडीन बैलेंस हो गया। इसके बाद क्या बैलेंस करते हैं हम, क्या हम देखो एसिडिक मीडियम में ही चल रहा है ना, H+ आ रहा है मतलब एसिडिक मीडियम में चल रहा है। इसके बाद वाटर बैलेंस कर दो, देखो 3 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर 3 वाटर लगा दो, राइट। और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या है 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 6 लगा दो 6H+, ठीक है। अब कंपेयर करो, तो आप कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ 3H2 है, यहाँ 6 है, I2 3 है हमारा तो 3 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 6 है। तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन इसके जैसी सेम हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो सेम कर देते हैं इसको, देखो 2iO3 माइनस प्लस 5 × 2 कितना हो जाएगा 10i- प्लस 12H+, राइट, और 6i2 प्लस 6H2। तो अब देखो आप इजीली सेम रिएक्शन हमारी बन चुकी है जो गिवन थी, रिएक्शन बैलेंस है और कोफिशिएंट भी सेम वैसे आ गए हैं जैसा क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब कंपेयर कर लो, देखो I- में यहाँ x है, यहाँ 10 है, तो ओवरऑल हम जब हमने कंपेयर किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई, क्या x की वैल्यू आ गई हमारी 10। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा 4 ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको, आप इसे सॉल्व करोगे और आपका अगर आंसर आ जाएगा तो आप बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। और एग्जाम में आजकल काफी पूछे जा रहे हैं बैलेंसिंग के क्वेश्चंस, है ना, इस फॉर्म में पूछता है, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता बैलेंस करो, बैलेंस एक्स वाई या कोई भी कोफिशिएंट की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। चलो तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए बैलेंसिंग के, राइट। अब ये एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन कौन सा है, ये आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने में थोड़ी बच्चों को परेशानी आती है, लेकिन उसको भी हम थोड़ा सा आसान बना देंगे आज आपके लिए, ठीक है। हम बता देंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसका भी ट्राई कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, द रिएक्शन ऑफ सल्फर इन एल्कलाइन मीडियम। देखो सल्फर में, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसी का रिडक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। देखो ध्यान से, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये -2 में है, ये +2 में, तो 0 से -2 क्या होता है रिडक्शन। देखो 0 से -2 तो रिडक्शन हो रहा है आपका, और 0 से +2 में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है।
ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, आप 2 स्टेप्स में कर लो, पहले ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कर लो, फिर रिडक्शन वाला पार्ट कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले लिख देता हूं आपके लिए S8, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले रिडक्शन वाला पार्ट लिख देते हैं, ठीक है। देखो 0 से जा रहा है -2 में, 0 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, गेन होगा। लेकिन टोटल 8 सल्फर है, एक सल्फर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है, एक सल्फर के लिए n फैक्टर 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है। लेकिन 8 सल्फर के लिए कितना हो जाएगा, 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाएगा। तो मैं यहां लिख दूं क्या, +16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया आपके लिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दी। ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन वाली है। ऐसे ही मैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन भी लिख देता हूं आपके लिए। एसिड से क्या बन रहा है, H2O3 -2, राइट। तो सेम देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये वाला आपका +2 में है। तो 0 से +2 का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। एक सल्फर के लिए, एक सल्फर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो 8 सल्फर है हमारे पास, 8 सल्फर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, 16 इलेक्ट्रॉन का होगा ना। तो यहां पर मैं 16 लिख दूं क्या, +16 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये है आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, ठीक है। ये रिडक्शन वाला पार्ट हो गया, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो देखो ये 16 से 16 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2S8 और 8S -2 प्लस यहां पर आ जाएगा आपका 4 है, 4S2O3 -2, राइट। अब देखो यहां पर इसको 2 से काट के भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर S8 इसको यहीं शॉर्ट कर लो, 4S -2 प्लस 2S2O3, ठीक है। 2 से कट रहा था तो पूरी रिएक्शन को 2 से काट दिया, राइट। अब क्या करना है, अब पहले वाला तरीका जो अभी तक हम करते आए, क्या क्या करते आए उसी तरीके से सॉल्व कर लो इसको। देखो अब क्या आ रहा है आपका, ऑलमोस्ट बैलेंस ही है। अब हमारा सल्फर तो बैलेंस हो गया ना, अब ये बेसिक मीडियम में चल रहा है, तो बेसिक मीडियम में पहले आप क्या कर दो, OH- लगा दो, चार्ज के बेसिस पे लगा दो। देखो 4 × -2 कितना होता है, -8, और 2 × -2 -4, तो टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है राइट हैंड साइड में, -12 का नेगेटिव चार्ज है। देखो 4 × -2 -8, 2 × -2 -4, टोटल -2 -12 नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 12 OH- जोड़ दूंगा मैं यहाँ पर, तो इधर भी -12 हो गया, इधर भी -12 हो गया, बैलेंस हो गया ना चार्ज। अब क्या बचा आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा है बस। तो राइट हैंड साइड में क्या लगा दो, वाटर लगा दो। कितने वाटर लगाएंगे, इसको देख के लगा दो आप, कितने वाटर लगाएंगे बताओ। देखो 12H2 है तो यहां पर 6H2O लगा दूं मैं। देखो 12 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी, 6 ऑक्सीजन यहां भी है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी। तो ओवरऑल ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या, देखो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या। अब इसको कंपेयर करके आप देख लो, क्या पूछा था हमसे, OH- का कोफिशिएंट पूछा था, तो OH- का कोफिशिएंट आ जाएगा A बराबर 12, ठीक। तो जो फाइनल आंसर आ गया बेटा हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। 12 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। हमसे कोफिशिएंट पूछा था ना, तो 12 हमारा क्या हो गया बेटा, एकदम करेक्ट आंसर हो गया कि OH- का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है। और ऐसे आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन हो, चाहे हाफ रिएक्शन ही क्यों नहीं हो, या पूरी रेडॉक्स रिएक्शन, उसको आप बैलेंस कर सकते हो। और ऐसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट इसको भी आप इस तरीके से बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हो। दो हाफ स्टेप्स में करो, फिर जोड़ दो, तो इजीली आपसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है बेटा। बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हो गए सबसे, आगे बढ़ा जाए। चलो बैलेंसिंग के बाद आ जाते हैं अब हम टाइट्रेशन के क्वेश्चंस पे, है ना। अलग अलग टाइप की टाइट्रेशन होती है, वो सब हम यहाँ पर कोशिश करेंगे देखने की। चलो देखो क्या है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ लो। 20 ml of calcium hydroxide was consumed when it was reacted with 10 ml of unknown solution of H2SO4। देखो ये सॉल्यूशन H2SO4 का अननोन है, इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, अब सेकंड लाइन से हम रिएक्शन स्टार्ट, हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो
20 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर HCl। यहाँ पर देखो हमें HCl का कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम भी पता है, राइट। कंटेनिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन, ये हमने इंडिकेटर डाल दिया। वाज टाइट्रेटेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द मिक्सचर, शॉर्ट पिंक कलर, व्हेन ब्यूरेट डिस्प्लेड द वैल्यू ऑफ 35.5 ml, वेयर इज द ब्यूरेट शॉट 25.5 ml इनिशियली। तो ये क्या है आपका कि कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, यहां से हमें पता लग गया। देखो इसको हम डिफरेंस कर लेंगे ब्यूरेट का, पहले कितना था बाद में कितना हो गया, तो यहां से हम क्या मिल जाएगा, हमें वॉल्यूम मिल जाएगा 35.5 राइट माइनस 25.5, दोनों को माइनस किया तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 10 ml आ गया। 35.5 माइनस 25.5 अगर ये कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अपना वॉल्यूम 35.5 माइनस 25.5 राइट। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। चलो 10 ml हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। और HCl का हमें ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है। तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, क्या बना देगा CaCl2, और ये बना देगा आपका वाटर, है ना। तो सबसे पहले एसिड के हम क्या निकाल लेते हैं, मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। हमें वॉल्यूम भी पता है, कंसंट्रेशन भी पता है। तो 20 ml तो क्या है इसका वॉल्यूम, इनटू कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 मोलर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 मिलीमोल्स क्या आ गया मेरा, 10 मिलीमोल्स क्या आ गया, HCl के मिलीमोल्स आ गए। इसके कंपेयर में अब आप स्टोइक्योमेट्री से देख लो एक बार। अगर मैं स्टोइक्योमेट्री इसको बैलेंस कर लूँ, ये 2 आ गया यहाँ पर, इसका मतलब स्टोइक्योमेट्री क्या है 1:2, 1 मोल CaOH ट्वाइस के लिए 2 मोल HCl चाहिए। तो अगर 10 मिलीमोल्स आपका HCl है तो CaOH ट्वाइस कितना होना चाहिए, यहाँ पर 5 मिलीमोल्स होना चाहिए। तो मुझे मिल गया ये 5 मिलीमोल्स, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स पता है, और वॉल्यूम मैंने यहां से निकाल लिया था। देखो कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है सेकंड वाली रिएक्शन के लिए, मतलब इस वाले पार्ट के लिए, तो 10 ml यूज हो रहा है। तो अगर मैं इसको 10 ml से डिवाइड कर दूं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन ही तो होता है। तो मिलीमोल्स अपॉन मिलीलीटर भी क्या होगा, मोलरिटी तो होगा। तो इसका मतलब 0.5 मोलर क्या मिल गया मुझे, 0.5 मोलर मुझे मिल गया इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन, राइट। कंसंट्रेशन मिल चुका है। अब इसकी मदद से मैं H2SO4 की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं। अब मैं ये फर्स्ट वाली रिएक्शन ट्राई करता हूं। क्या था यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4, अननोन है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, राइट। लेकिन अब मेरे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पता लग चुकी है, क्या है बेटा 10, 0.5 मोलर है, ठीक है। क्या दे रखा है मेरे को, एक तो मुझे इसका वॉल्यूम गिवन है, देखो 20 ml है और कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर। तो कितने मिलीमोल्स यूज हो रहे हैं, 10 मिलीमोल्स। देखो स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम गिवन था इस वाली रिएक्शन के लिए 20 ml, लिख दिया मैंने। कंसंट्रेशन मैंने निकाल दी 0.5 मोलर। तो मेरे को कितने मिलीमोल्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीमोल्स यूज हो रहे हैं। स्टोइक्योमेट्री देखो 1:1, ये 10 है तो ये भी 10 मिलीमोल्स ही होगा, ठीक है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 मिलीमोल्स होगा। और इसका वॉल्यूम भी मुझे पता है, H2SO4 का कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हैं हम, 10 ml यूज कर रहे हैं। तो क्या यहाँ से H2SO4 की कंसंट्रेशन निकल जाएगी क्या, हमसे कंसंट्रेशन ही तो पूछा था, H2SO4 की कंसंट्रेशन बता दो। कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 मिलीमोल्स पता है हमें 10 मिलीमोल्स, और वॉल्यूम पता है हमें 10 ml। तो ओवरऑल हमारी मिली से मिली कट गया, मोल्स अपॉन लीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो 1 मोलर क्या आ गया हमारा, H2SO4 का कंसंट्रेशन आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 विल बी आवर करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर एक्वस HBr, ठीक है, ये एसिड है हमारा, मोनोबेसिक एसिड, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.01 मोलर एक्वस BaOH ट्वाइस, ये क्या है हमारा बेस है। तो नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। अगर
एसिड बेस रिएक्शन है तो दोनों के क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए। तो क्या लिख दूं मैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बराबर होनी चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड बेस टाइट्रेशन में यही तो होता है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बेस होता है, राइट। तो अब एसिड में देखो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, मोलरिटी पता है, द वॉल्यूम पूछा है हमसे, ठीक है ना। तो दोनों को मैं आपको एक बात बता दूं, HBr जो है तो यहां पर लिख दूं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोल्स इंटू एन फैक्टर, ये भी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेस इंटू एन फैक्टर ऑफ बेस। तो चलो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं मोलरिटी 0.02 मोलरिटी, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए ना, अगर मैं ml में ले रहा हूं तो मेरे को 1000 करना पड़ेगा, और एन फैक्टर क्या है 1 है, HBr का एन फैक्टर 1 ही तो है, एक ही H प्लस दे सकता है ये। चलो इसका देखते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है 0.01 मोलर, और क्या दे रखा है 10 ml, तो इसको मैं 10/1000 लिख दूं, इनटू एन फैक्टर क्या है 2 है। देखो BaOH ट्वाइस, तो ये 2 OH है ना इसके पास, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। अब हमें कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1000 से 1000 काट दो, राइट। देखो 0.02 और 2 इंटू 0.01 भी क्या हो गया सेम, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम आया मेरा ml में कितना आ गया 10 ml। तो एसिड का कितना वॉल्यूम चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यही तो पूछा था हमसे। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 10 ml, आंसर आ जाएगा 3, 10 ml हमें इसका वॉल्यूम चाहिए होगा। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। करा क्या हमने, सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन था। एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो, जो अननोन होगा अपने आप आपको मिल जाएगा। कभी मोलरिटी पूछेगा, कभी वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है, वो जो भी होगा वो इजीली निकल जाएगा। कंसेप्ट सेम है, बस इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो, बहुत आसान तरीका है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, तरीका वही है लेकिन इस बार हमसे पूछा डेंसिटी। डेंसिटी देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, बताएंगे इसको कैसे करना है, ठीक है। तरीका सेम ही है, यहां पर भी क्या हो रहा है, देखो NaOH की रिएक्शन हो रही है मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड से, वही एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स को क्या करना है, हमें बराबर करना है। लेकिन हमें डाटा क्या गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी क्या करेंगे, तो डेंसिटी देखो क्या गिवन है हमें, डेंसिटी गिवन है 1.21 kg पर लीटर, ये हमें डेंसिटी गिवन है। तो इससे हम कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी भी तो यही है कि 1 लीटर का मास कितना दे रखा है आपको, 1 लीटर का मास दे रखा है 1.21 kg। तो क्या मैं यहां से कंसंट्रेशन निकाल दूं, तो वॉल्यूम तो यहां पर 1 लीटर ही है। अब मेरे को मोल्स निकालने हैं, तो मास कितना है आपका 1.21 डिवाइड बाय, अगर मैं मोलर मास कर दूं तो मुझे कंसंट्रेशन मिल जाएगी। मोलर मास कितना है 24.2, लेकिन ये केजी में है, इसको ग्राम में कैसे चेंज करूंगा मैं, 1000 ग्राम लगा के, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1210 अपॉन 24.2, राइट। तो ये इससे 5 बार जा रहा है 0, तो ये हो गया आपका 50 मोलर। कंसंट्रेशन क्या आ गई एसिड की, देखो इस स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास 50 मोलर। अब तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। चलो अब फर्दर क्वेश्चन क्या करना है, सेम एसिड बेस के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो, इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बराबर क्या कर दो, इक्विवेलेंट ऑफ बेस कर दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वही आपका मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। दोनों का ही एन फैक्टर यहां पर 1 है। देखो मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या है, मोनोबेसिक मतलब एक ही H प्लस दे सकता है, ये बेसिसिटी 1 है तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। ऐसे ही NaOH का एन फैक्टर भी क्या है, NaOH का एन फैक्टर भी 1 है, तो एन फैक्टर तो दोनों का 1 हो गया। अब देखो इसकी मोलरिटी मैंने निकाली 50 मोलर, और हमें निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है ना, द वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है हमें। और NaOH के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपको, NaOH दे रखा है, बेस क्या आपका NaOH है, ठीक है, और ये 1 आ गया एन फैक्टर है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एन फैक्टर क्या है आपका 1 है, ठीक है, एन फैक्टर 1 आ गया। चलो मोल से इसके कैसे निकालेंगे बेस के,
हमें दे रखा है वॉल्यूम, तो देखो ये वॉल्यूम भी मैं ml में लिख दूं क्या यहाँ पर, तो इसको मेरे को 1000 करना पड़ेगा। अगर ये ml में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो इसके मोल्स भी निकाल लेते हैं। 25 ml है ना, तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये लीटर में चेंज हो गया, इंटू 0.24 मोलर, राइट, इंटू 1। देखो मैंने रिएक्शन लिख दी, दोनों साइड वॉल्यूम को मैंने लीटर में ले लिया 1000 से डिवाइड करके। 0.24 मोलर कंसंट्रेशन हो गई, इंटू 1 आपका एन फैक्टर हो गया। इसको सॉल्व कर लो बस। कैसे सॉल्व करेंगे, काट दो 1000 से 1000, ठीक है। 25 से 50 कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, ठीक है। तो वी एम एल कितना आ जाएगा आपका, अगर वॉल्यूम एम एल में मेरे को निकालना है, कितना है 0.12 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख दूं 12 इंटू 10⁻⁻2 ml, ठीक है। यही हमसे 10⁻⁻2 की फॉर्म में पूछा था ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बेटा, आंसर आ जाएगा 12। सो 12 विल बी आवर करेक्ट आंसर। सेम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का ही क्वेश्चन था, बस डेंसिटी डाल के थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया क्वेश्चन में, अदरवाइज कंसेप्ट वही है। और आप देखो लेटेस्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको सारे, जेई मेंस 2023 में ही आया था, इसलिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में सारे हम आपको वही करवा रहे हैं, ताकि आपको पता रहे एग्जाम में कैसा पूछा जा रहा है। तो इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी कभी थोड़े थोड़े चेंजेस आपसे पूछ कर सकते हैं, कभी यूनिट में चेंज आ जाएगा, कभी डेंसिटी दे देगा, इस टाइप से। भाई कंसेप्ट वही है, नॉर्मल एसिड बेस टाइट्रेशन, सबसे आसान टाइट्रेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट 1, इन रेडॉक्स टाइट्रेशन द इंडिकेटर्स यूज्ड आर सेंसिटिव टू चेंज इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। देखो पीएच का भी यूज होती है, एसिड बेस के लिए यूज होती है ना, जब पीएच चेंज हो रही है इंडिकेटर काम कर रहा होता है, तो वो तो एसिड बेस टाइट्रेशन में है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है आपका, रेडॉक्स टाइट्रेशन में तो नहीं होता। और एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या बोल दिया, द इंडिकेटर्स यूज्ड आर सेंसिटिव टू चेंज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके लिए यूज होता है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए यूज होता है, राइट। तो वो रेडॉक्स टाइट्रेशन में होता है। तो दोनों में उल्टा दे रखा है, मतलब दोनों स्टेटमेंट ही क्या है आपके गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन 4 क्या हो गया आपका सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 4 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो आगे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 2 ग्राम सैंपल कंटेनिंग MnO2 इज ट्रीटेड विद HCl लिबरेटिंग Cl2। तो रिएक्शंस लिखते जाते हैं हम। देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, MnO2 रिएक्ट कर रहा है आपका HCl के साथ, ठीक है। तो क्या बन रहा है Mn+2 और Cl2, ठीक है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, अगर आप इक्विवेलेंट्स यूज कर रहे हो तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, राइट। और फिर फर्दर Cl2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपका Ki के साथ, ठीक है। I2 बन गया। और ये जो I2 होता है फर्दर, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, I2 रिएक्ट करता है आपका हाइपो के साथ, Na2CO2 Na2H2O3 हाइपो सॉल्यूशन के साथ। क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख दूं H2O3 -2, तो बन जाएगा आपका S4O6 -2 प्लस I-। क्लियर है। तो बहुत आसान है, वही इक्विवेलेंट्स बराबर करते हुए जाना है। देखो स्टार्ट यहां से करो आप, आपको क्या करना है, इसको देखो आप ध्यान से, इन तीनों के इक्विवेलेंट्स बराबर है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इसका इक्विवेलेंट इसके बराबर है। I2 यहाँ आ गया और यही है, ठीक है। यहाँ Cl2 बन गया, ये Cl2 के इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है, MnO2 के। तो मैं फाइनली ऐसे लिख दूं क्या, देखो इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 बराबर किसके हैं, इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, या I2 बोल दो डायरेक्ट, इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 सही बात है या नहीं है। अब इसके लिए हमें डाटा दे रखा है, देखो इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 हमने निकाला, क्या क्या दे रखा है 60 ml और 0.1 मोलर। तो यहां से हम इसके इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, क्या क्या दे दिया हमें इसके लिए, 60 ml तो वॉल्यूम दे दिया, राइट, इंटू 0.1 मोलर क्या आ गया, 0.1 मोलर क्या आ गया इसकी कंसंट्रेशन। एन फैक्टर कितना होता है इसका, एन फैक्टर देखो +2 से जा रहा है +2.5 में। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, देखो H2O3 -2 ये जा रहा है आपका S4O6
-2 है ना, यह +2 स्टेट में है और ये +2.5 स्टेट में है, राइट। 2 से 2.5 तो 0.55 तो डिफरेंस हुआ, लेकिन 2 सल्फर के लिए डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। याद भी रख सकते हो आप H2O3 -2 का एन फैक्टर क्या है, 1 है, क्योंकि वो H4O6 -2 में चेंज हो रहा है। तो एन फैक्टर 1 होने की वजह से इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 मिली इक्विवेलेंट्स। ml में चल रहा है ना, इसलिए हम मिली इक्विवेलेंट्स में बात हो रही है। देखो ml में है, इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट्स। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 बराबर 6 मिली इक्विवेलेंट्स, राइट। 6 मिली इक्विवेलेंट्स मिल गए, राइट। अब MnO2 का एन फैक्टर बताओ मुझे, कोई बता सकता है कि MnO2 का एन फैक्टर कितना है। देखो Mn +4 से जा रहा है आपका +2 में, तो यहाँ एन फैक्टर कितना हो गया इसका, 2। तो क्या मैं इसके मिलीमोल्स निकाल सकता हूं क्या, इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं हम, मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर कितना है 2, 6 मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो अगर मेरे को मिलीमोल्स निकालने हैं, मिलीमोल्स ऑफ MnO2 कितने आ जाएंगे, 3 मिलीमोल्स, 3 मिलीमोल्स निकाल देंगे क्या। और हमारे पास स्टार्टिंग का सैंपल कितना है, ये तो प्योर वाला है जितना यूज हो रहा है, एक्चुअल में पूरा सैंपल कितना है 2 ग्राम। तो यहां से हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या, देखो MnO2 का परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका, हमारे पास आया 3 मिलीमोल्स, यानी 3 × 10⁻³ मिलीमोल्स। अब इसका वेट कितना है, MnO2 का मास क्या है हमारे पास 55 और 2 ऑक्सीजन मतलब 32, 55 + 32 कितना होता है 87। तो MnO2 का मोलर मास 87 आया, डिवाइड बाय 2 ग्राम इंटू 100 कर दो। इससे क्या मिल जाएगा बेटा आपको, इससे आपको मिल जाएगा कि MnO2 का प्योरिटी परसेंटेज कितना है। यही पूछा था द परसेंटेज ऑफ MnO2, तो कितना परसेंट यूज हो रहा है, कितना प्योरिटी परसेंटेज है, परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इजीली पता लग जाएगा। चलो ट्राई करें, क्या सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 7 × 3 कितना आएगा 21, और 8 × 3 24, 2 कितना हो गया 26, और 10⁻, कितना है 262, और ये 10⁻⁻1 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 26 का आधा क्या होता है 13, तो ये आ जाएगा आपका 13.05 के आसपास। कितना आ गया बेटा, ढंग से देखो, 26 का आधा 13.5, राइट, और ठीक है 261 है ना, ये डिवाइड बाय मैंने 10 भी कर दिया, तो 26.1 हो गया, उसका भी आधा किया तो 13.05। तो अगर इसको राउंड फिगर में लिखें, नियरेस्ट इंटीजर की फॉर्म में लिखें, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 13.05 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है 13 होता है ना। तो जो फाइनल आंसर आ गया बेटा वो क्या आ गया हमारा 13, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन था, टाइट्रेशन यूज करके, बहुत आसान, बहुत इजीली हमने इसको खत्म कर दिया। चलो आगे बढ़े बेटा, 13 आ गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, रिएक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें ये रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, बस हमको एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, ट्राई करना है। 20 ml of 0.02 molar hypo solution is used for the titration of 10 ml of copper sulfate, right? In the presence of excess of Ki using starch as indicator, the molarity of Cu+2 is found to be, Cu+2 क्या हमें, चलो तो इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर है 1, पता है ना आपको, इसका एन फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब इसके और इसके इक्विवेलेंट सेम है। तो अगर मैं लिखूं इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 - 2 इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ I2, सही बात है। अब इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो क्या क्या दे रखी है, 20 ml ऑफ 0.02 मोलर हाइपो सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं लिख दूं क्या, मेरे को इसका 20 ml पता है वॉल्यूम, और इसका मुझे मोलरिटी भी पता है 0.02 मोलर, और मुझे इसका एन फैक्टर भी पता है 1। तो ये इक्विवेलेंट्स आ गए आपके पास, तो ये मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 0.4 मिली इक्विवेलेंट्स है ना। तो यहाँ से मैं लिख दूं क्या इसको, इक्विवेलेंट ऑफ I2, तो I2 के ना मिली इक्विवेलेंट्स आ गए मेरे पास, ये देखो I2 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 0.4 मिली इक्विवेलेंट्स, ये I2 के मिली इक्विवेलेंट्स यहाँ से निकाल लिए, राइट। अब मिली इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर। अगर ये तो आपके मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
ये जो मैंने निकाला ये क्या है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, राइट। और मिली इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकता हूं मैं, मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना है I2 का, I2 का एन फैक्टर 2 है। आप ध्यान से देखो 0 से -1 में जा रहा है तो डिफरेंस 1 है, तो इसका एन फैक्टर होता है 2। क्योंकि 0 से -1 में जा रहा है डिफरेंस 1 है, लेकिन 2 आयोडीन है ना, तो एन फैक्टर हो गया 2। तो यहां पर 2 लिखेंगे तो मिलीमोल्स ऑफ I2 आ जाएगा आपके पास 0.2 के आसपास। I2 के मिलीमोल्स आ गए। अब ध्यान से देखो I2 में और इसमें क्या रिलेशन है, स्टोइकियोमेट्री देखो इसकी। क्या मैं यहां से Cu+2 के भी मिलीमोल्स निकाल सकता हूं क्या? देखो 2 टाइम्स होंगे, इसके कंपेयर में Cu+2 कितना है, 2 टाइम्स है, तो मिलीमोल्स ऑफ Cu+2 निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 × 0.2 मिलीमोल्स, इसका मतलब 10⁻³ मोल्स। ठीक है, ये मिलीमोल्स चल रहा है आपका, मिलीमोल्स। सही बात है, मिलीमोल्स निकाल लिए हमने, Cu+2 के हम मिलीमोल्स तक पहुंच गए। अब कंसंट्रेशन निकालने में क्या ही करना है बताओ। अगर हमें मिलीमोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, तो कंसंट्रेशन निकालने में क्या है, इसको निकाल देते हैं। Cu+2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारे पास है 0.4, ठीक है, इंटू 10⁻³ मिलीमोल्स, सॉरी मोल्स। और वॉल्यूम कितना है आपका, तो इसको मिली में ही चलने देते हैं और आसानी से हो जाएगा हमारा। इसको हमने मोल्स में भी क्यों चेंज किया, ये हो गया आपका मिलीमोल्स, राइट। देखो 0.4 मिलीमोल्स डिवाइड बाय 10 मिलीलीटर, तो मिली से मिली तो यहाँ कट ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 4 × 10⁻²। ये फाइनल कंसंट्रेशन आ गई। अब इसको हम इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं, 10⁻² तो ऑलरेडी गिवन था, अब क्या बचा बेटा, 4 बचा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, 4 आ गया। ठीक है, तो 4 क्या आ गया हमारा, फाइनल आंसर आ गया। बहुत आसान था ना, बस एक एक स्टेप वाइज आप चलते चलो, आप पहुंच जाओगे लास्ट तक। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, टाइट्रेशन का क्या बोल रहा है, 0.4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH Na2CO3, इसका मिक्सचर है, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो ये डबल टाइट्रेशन है। डबल टाइट्रेशन कैसे, देखो NaOH तो रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ, आपको पता है क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O, राइट। लेकिन Na2CO3 क्या होगा, ये जो आपका Na2CO3 है ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक बार क्या बनाएगा आपका NaHCO3 बनाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में इसका एन फैक्टर क्या होगा, स्टार्टिंग में 1 ही होगा। देखो यहाँ पर भी एन फैक्टर क्या है, 1 है, और यहाँ तो एन फैक्टर 1 है ही, और इसका तो एन फैक्टर 1 होता ही है। ठीक है, तो इसमें 2 एंड पॉइंट आएंगे आपके, तो सबसे पहले फर्स्ट एंड पॉइंट में लिख लें हम, है ना। जो फर्स्ट एंड पॉइंट तक होगा वो क्या होगा आपका, देखो फर्स्ट एंड पॉइंट तक क्या होगा कि दोनों के एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स बराबर करने। तो एसिड तो एक ही आपका HCl, बेस क्या है, दोनों है ना, तो दोनों को ले लेते हैं इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस Na2CO3 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl, राइट। ये फर्स्ट एंड पॉइंट तक होगा। तो हम कुछ मान भी लेते हैं यहाँ पर डाटा, देखो जो NaOH है ना, इसको मान लो आप x मिलीमोल्स, क्या है ये आपके पास x मिलीमोल्स, ठीक है। और जो Na2CO3 है वो मान लो आप y मिलीमोल्स, इसको करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमारी। ठीक है, NaOH को हमने x मिलीमोल्स मान लिया और Na2CO3 को y मिलीमोल्स मान लिया, तो क्या हो जाएंगे इसके इक्विवेलेंट, x प्लस y इंटू 1, एन फैक्टर दोनों का 1 ही है, राइट। और ठीक है, एन फैक्टर दोनों का 1 है, 1 चल रहा है, याद रखना, लिख भी दूं आप बोलो तो,
यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। देखो x इंटू 1 इसका n फैक्टर 1 है और y इंटू 1 इसका n फैक्टर भी 1 ही चल रहा है आपका। और HCl के इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे हम? HCl दे रखा है हमें 17.5 इंटू 1/10 नॉर्मल, डायरेक्ट नॉर्मल, तो ये इक्विवेलेंट ही आ गया। तो यहां से x प्लस वाई की इक्वेशन बन गई क्या? ये x प्लस वाई की इक्वेशन बन गई। ऐसे ही सेकेंड एंड पॉइंट में भी निकाल लेंगे हम। सेकेंड एंड पॉइंट तक क्या होगा? ठीक है, अब देखो ये जो NaSCO3 बना ना, ये फर्दर HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? H2CO3 बना देगा। ठीक है, ये फर्दर अगर इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो क्या बना देगा? H2CO3 बना देगा। ठीक है, तो Na2CO3 से आपका ओवरऑल दोनों H प्लस अगर उसने दे दिए, राइट, तो क्या बन जाएगा आपका? n फैक्टर 2 हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो 2 स्टेप में हो रहा है ना, पहले एक H प्लस दिया फिर दूसरा H प्लस दिया, इसलिए अभी सेकेंड इनपुट तक देखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएंगे इक्विवेलेंट? सेम यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस वाई इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि n फैक्टर 2 हो गया Na2CO3 का। और वॉल्यूम कितना है एक्स्ट्रा लगा? देखो 1.5 ml HCl और लग गया, तो ओवरऑल टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपका? 19 ml। तो 19 इंटू 1/10 कितना हो गया? ठीक है, तो 19 क्या आ गया यहाँ पर? 17.5 की जगह 19 ml आ गया। पूरा स्टेप वाइज पूरा ही लिख देता हूँ आपके लिए। ये आ गया आपके लिए कितना? 19 ml इंटू 1/10, कंसंट्रेशन तो सेम ही चल रही है, तो 1.9 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 1.9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बस। देखो दो इक्वेशन क्या क्या है आपके पास? एक तो है x प्लस वाई इक्वल टू 1.75, दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 1.9। अब देखो इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास y आ जाएगा 0.15। y कितना आ जाएगा? 0.15 आ जाएगा। y मिल गया मेरे को 0.15, मतलब 0.15 क्या आ गए मेरे पास? Na2CO3 के मिलीमोल्स आ गए, राइट। उसके बाद तो आपको प्रोसीजर पता ही है, हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज। अगर मेरे को Na2CO3 का परसेंटेज निकालना है, मुझे मिलीमोल्स पता है 0.15 मिलीमोल्स। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 0.15 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब इसका ग्राम निकालने के लिए हमें इसका मोलर मास चाहिए, तो Na2CO3 का मोलर मास कितना होता है एक बार चेक कर लें क्या? Na2CO3 का मोलर मास कितना होता है भाई? 23 इंटू 2 46 प्लस 12 और प्लस 48, तो ये तो हो गया आपका 60 और 40 100 106 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको 106 से कर दिया मल्टीप्लाई, और नीचे डिवाइड में कितने ग्राम दे रखा था आपको? 4 ग्राम दे रखा था, और इंटू कर दिया 100, इंटू कर दिया आपने 100। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? Na2CO3 का परसेंटेज आ जाएगा। कैलकुलेट करूँ क्या? ये आ जाएगा आपका 3.975 के आसपास, और ओवरऑल इसको राउंड फिगर में क्या ले लेंगे हम? 4 ले लेंगे। राउंड फिगर में कितना ले लेंगे? 4। तो फाइनल आंसर क्या आया? ओवरऑल वेट परसेंटेज हमने मास परसेंटेज निकाला 3.97 आया, राइट। और इसका राउंड फिगर लिया नियरेस्ट इंटीजर में, तो हमारा आंसर आ गया 4। सो 4 विल बी अवर करेक्ट आंसर इन नियरेस्ट इंटीजर। फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? 4 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। चलो 4 आ गया। चलो आगे देखें। अब ये तो हमारे हो गए बेटा टाइट्रेशन के क्वेश्चंस, है ना। हमने क्या क्या देखा? बैलेंसिंग देखी और टाइट्रेशन देखा। अब एक और देख लेते हैं यूडोमेट्री के क्वेश्चंस। यूडोमेट्री क्या बोल रही है? देखो यूडोमेट्री में क्या होता है? वही स्टोइकोमेट्री होता है, बस ये क्या यूज करते हैं हम? गैसियस रिएक्शंस के लिए यूज करते हैं। मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं? गैसियस रिएक्शंस के लिए। और टर्म्स जो हमें गिवन होता है, जो हमें क्वांटिटी गिवन होती है, जिसे वहाँ ग्राम में गिवन होता था ना, ये आपको वॉल्यूम में गिवन होगा। तो वही वॉल्यूम को आप क्या कर सकते हो? स्टोइकोमेट्री की तरह यूज कर सकते हो। बस ये इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है, तो बस आपको वॉल्यूम देखना होता है, गैसेस का कितना वॉल्यूम कम हो रहा है, क्या है, उसके बेसिस पे स्टोइकोमेट्री लगा के आप
इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। तो हाइड्रोकार्बन का कंबर्शन हमें रिएक्शन पता है क्या होता है, CXHY, राइट। O2 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा CO2 प्लस H2O। ये X होता है आपका, ये Y/2 होता है, इतना तो हमें पता है। और क्या बोल रहा है ये वाला, इसको मैंने बैलेंस करना सिखाया था ना आपको, ये होता है आपका X प्लस Y/4, X Y/4, राइट। अब हमें क्या बोल रखा है, देखो 10 ml हाइड्रोकार्बन है, ये वाला है आपका 10 ml, ठीक है, 10 ml हाइड्रोकार्बन है, और 55 ml क्या है आपका O2, ये 55 ml O2 है, और क्या दे रखा है, और 40 ml क्या है आपका CO2, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, बस हमको वही रेशो देखना है स्टोइकियोमेट्री की तरह, वैसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखो बहुत आसानी से, ये इसके 1 का किसके रेस्पेक्ट में बनता है, स्टोइकियोमेट्री में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले CO2 के लिए देखो, इसके टाइम्स में ये X टाइम्स बन रहा है, ठीक है। अगर ये 1 मोल लोगे तो CO2 कितना बनेगा, X मोल बनेगा। अगर ये आप X ml, ये 1 ml ले रहे हो तो कितना बन जाएगा, X में ml लोगे। अगर आप यहाँ पर 10 ml ले रहे हो ना तो CO2 कितना बनेगा, CO2 का वॉल्यूम पता है कितना बनेगा, अगर आप ये 10 ml ले रहे हो हाइड्रोकार्बन तो CO2 कितना बनेगा आपका 10x बनेगा, है ना, X टाइम्स ही तो बनेगा। और ये हमें गिवन है, CO2 का वॉल्यूम कितना गिवन है, 40 ml गिवन है, तो यहाँ से हमने X निकाल लिया क्या, राइट। ऐसे इसको और इसको कंपेयर करो, अगर ये 10 ml है, ये 1 था तो कितना बन रहा था, X प्लस Y/4, तो 10 है तो इसका 10 टाइम्स बन जाएगा क्या, 10 इंटू X प्लस Y/4 बन जाएगा। और ये हमें गिवन है, देखो O2 का वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, ये गिवन है हमें 10 इंटू X प्लस Y/4, ये तो हमारे हिसाब से बन रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू गिवन है 55 ml। इसको सॉल्व कर दें क्या, तो X भी पता है हमें 40, सॉरी X कितना है 4, तो 10x की वैल्यू हमें 40 पता है ना, तो Y/4 कितना आ गया मेरा, Y/4 आ गया मेरा 15 ml, आ गया ना, 10 इंटू Y/4, सॉरी 10 इंटू Y/4 कितना आ गया 50 ml, तो Y कितना आ गया इसको सॉल्व करने में 6, तो X 4 है और Y 6 है, तो हमें हाइड्रोकार्बन मिल गया क्या, X 4 और Y 6। हमें पता लगाना था कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो X आपका 4 आ गया और Y आपका क्या आ गया 6 आ गया, तो हमें पता लग गया कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है हमारा 4 और 6। तो इस तरह से इडियोमेट्री की क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना। और हमने काफ़ी सारे PYQs किए अलग अलग सब टॉपिक पे, और भी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।